स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल समृद्धि क्लासेस। टुडे विल स्टडी चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला के बारे में हम पढ़ेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक्स में चैप्टर 4 है, जो पुराने में हमारा ये चैप्टर क्या है 6 है। अगर स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यानी कि वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल एंड वेरियस पर्पज एट होम इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल। देखो, हम जो घर में उद्योगों में वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो ईंधनों का उपयोग करते हैं, तो क्या आप इन घरों में या जो उपयोग ईंधन करते हैं हम उसका नाम बता सकते हो, या फिर इसके अंदर व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। जो मोटर गाड़ियां चलाने में कौन से ईंधन काम आते हैं, यानी कि फ्यूल मीन्स होता है ईंधन, ठीक है। आपकी सूची में जो सम्मिलित होंगे, यानी कि जो आप एक लिस्ट बनाओगे तो उसमें क्या क्या आएगा। काउडक, काउडक्स होता है गोबर, ठीक है। गोबर, वुड लकड़ी, कोल कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल और जो सीएनजी यानी कि इसमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आप मोमबत्ती के जलने से भी परिचित है, यानी कि आपने देखा है कि यू फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ ए कैंडल, कि मोमबत्ती से जलने से परिचित है। और कोयले जैसे ईंधन से जलने में क्या अंतर है। शायद आप अनुमान आपका सही है कि जो मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो आइए अब हम ऐसे पदार्थ को बिना ज्वाला के आइए यानी कि जलने के जो रासायनिक यानी कि केमिकल प्रक्रम और इस पदार्थ के जो उत्पन्न ज्वाला के प्रारूप के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारा व्हाट इज द कंबशन। कंबशन क्या है। देखो, जो भी रासायनिक प्रक्रम यानी कि जो भी केमिकल प्रोसेस के अंदर जो भी पदार्थ जलेंगे, जो भी पदार्थ जले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और जलकर हमें क्या देंगे, हीट देंगे, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे, कंबशन, उसको हम कंबशन कहेंगे। और जो पदार्थ यानी कि हम जलाते हैं, जो भी हमने ईंधन यूज किया वो क्या कहलाएंगे, कंबिस्टेबल कहलाएंगे, ठीक है। उसे ही हम ईंधन भी कहते हैं। अब देखो, आपने 6th-7th क्लास में पढ़ा है कि जो मैग्नीशियम या जो रिबन होता है, एक्टिविटी आपको याद होगी, जो मैग्नीशियम रिबन यानी कि परफॉर्म जो आपने जलाया था, तो क्या देता है जलने के बाद, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसके साथ में प्रोड्यूस करता है हीट एंड लाइट। और वी कैन परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटी, और हम इसी तरह से एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं कि हमने कास्ट कोयले का टुकड़ा लिया, ठीक है, और उसको हमने संडासी से पकड़ा और पकड़कर हम उसे नजदीक एक कैंडल की फ्लेम के पास लेके गए। फ्लेम मीन्स यानी कि ज्वाला, जलती हुई जो मोमबत्ती है। या फिर आप उसको भूषण के बर्नर के पास ले जा सकते। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि हम पाएंगे कि जो चारकोल है वो बर्न इन एयर यानी कि हवा में जला, ठीक। वी नो दैट कोल यानी कि हमें पता है कि जो कोयला बी यानी कि टू बर्न इन द एयर, जला एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या दी उसने, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट, ऊष्मा और लाइट, ठीक। तो इट मीन्स यानी कि केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड द combustion, and the substance which undergo combustible is said to be the substance that undergoes combustion is said to be combustible. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए फ्यूल, यानी कि जो केमिकल प्रोसेस में जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ में और फिर जो हीट देते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंबशन। और जो सब्सटेंस कंबशन होते हैं वो क्या कहलाता है, कंबिस्टेबल, यानी कि जो सब्सटेंस जलते हैं जिसे हम ईंधन कहते हैं, ठीक है, उसको हम ईंधन ही कहते हैं। तो द फ्यूल में भी जो ईंधन होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। समटाइम कभी कभी जो लाइट होती है इज ऑल्सो गिव ऑफ ड्यूरिंग कंबशन आइदर एज ए फ्लेम और ए ग्लो, यानी कि कंबशन के टाइम में जो ज्वाला के रूप में प्रकाश भी देती है, ठीक। जैसे आप मोमबत्ती जलाते हो तो मोमबत्ती की क्या होती है, एक लो बनती है, इनकी ज्वाला होती है, उसी से क्या हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। इन द रिएक्शंस मेंशन अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबिस्टेबल सब्सटेंस। तो इस जो रिएक्शन के अंदर मेंशन किया है, जो मैग्नीशियम और चारकोल है वो क्या है, एक कंबिस्टेबल सब्सटेंस है। उसी प्रकार हम जो खाना खाते हैं वो भी हमारा बॉडी के अंदर क्या है, एक फ्यूल का काम करता है, ईंधन होता है, क्योंकि जो खाना खाते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करके और ब्रोक डाउन हो जाता है और हमें क्या देता है, हीट प्रोड्यूस देता है, एनर्जी देता है। इट मीन्स यानी कि हीट प्रोड्यूस करता है, जो आपने 7th क्लास में पढ़ा है।
अब इसके अंदर आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है 6.1 के अंदर, उसमें क्या कर रखा है कि कलेक्ट सम मटेरियल लाइक स्ट्रा, मैस्टिक, केरोसिन, ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, यानी कि आप कलेक्ट करो कुछ मटेरियल को जिसमें एक स्ट्रा हो गई, माचिस की तिल्ली, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कील, पत्थर का टुकड़ा और ग्लास यानी कि कांच एक्सेट्रा। अब आप इस सब को अपनी टीचर की प्रेजेंस में धीरे धीरे करके एक एक को जलाइए और जलने के बाद देखिए कौन सा पदार्थ जल रहा है और कौन सा नहीं जल रहा। जो जल रहा होगा वो क्या होगा, कम्बिस्टेबल, और जो नहीं जल रहा होगा वो क्या है, नॉन कम्बिस्टेबल। ठीक है, इसके अंदर तो जो लकड़ी है जलती है, कम्बिस्टेबल पर टिक, जो नहीं जला नो, तो आप यस नो भी लिख सकते हो यहाँ पे। Try to burn each of these material one by one. If combustion take place, mark the material combustible, otherwise mark it non-combustible। ठीक है, नेक्स्ट, कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस, इसके अलावा कुछ और आप सब्सटेंस के नाम लिख सकते हैं विच आर द कम्बिस्टेबल, जो कम्बिस्टेबल है, तो यू कैन ऐड दोज, तो आप उसको इस टेबल में ऐड कर सकते हो। तो लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कम्बिशन टेक प्लेस। तो अब हम इन परिस्थितियों का पता लगाएंगे जिसमें कम्बिस्टेबल यानी कम्बशन होता है, कि दहन होता है। अब देखो यहाँ पे एक आपकी एक्टिविटी बता रखी है, इसमें क्या कह रखा है, आपने एक कैंडल लेनी है जलती हुई, उसके नीचे दो आपने इसको टेबल पर रखा। अब कैंडल के ऊपर ये कांच की चिमनी ले रखी है, ठीक है, ग्लास की, इसके नीचे आप दो गुटके लगाए और इस गुटके के ऊपर यहाँ पे इसको रख दिया। तो मोमबत्ती क्या कर रही है, जल रही है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि कैंडल की फिक्स ए लाइटेड कैंडल ऑन ए टेबल, जलती हुई मोमबत्ती टेबल के ऊपर फिक्स करो। पुट ए ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इन ऑन ए फ्यू वुडन ब्लॉक इन द सच ए वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी। तो यहाँ पे दो वुडन लगाए, लकड़ी के गुटके लगाए चिमनी के नीचे, ताकि इसमें से हवा जाती रहे। ठीक है, तो ऑब्जर्व व्हाट हैपन इन द फ्लेम, तो आप ऑब्जर्व करोगे इस फ्लेम में क्या हुआ। तो नाउ रिमूव द ब्लॉक एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अब दूसरे में क्या कर रखा है, आपने इन ब्लॉक को हटा दिया और चिमनी को डायरेक्ट इस पर रख दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें तो मोमबत्ती जल रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा, मोमबत्ती की जो लो है उसमें थोड़ा सा कंपन होगा। ठीक है, और कंपन होके जैसे आप देखते हो ना दिया वगैरह जलाते हो तो ऐसे थोड़ी सी हिलती है और फिर बुझ जाती है और फिर उसमें से धुआं निकलता है, तो वो प्रोसेस होगा इसके अंदर। ठीक है, कंपन होगा, उसमें से धुआं निकल ना स्टार्ट होकर फिर वो बुझ जाएगा। फिर नेक्स्ट थर्ड कह रहा है कि अब आप इसको ऊपर से यहाँ पे क्या हटा दिया, इसमें कंपन हो गया। तो थर्ड में से बी में ये हुआ। अब सी में क्या करना है, इसके अंदर कि अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, आपने ऑब्जर्व किया फ्लेम को। फाइनली पुट ए ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी, अब आप इसकी चिमनी है इसके ऊपर एक ग्लास प्लेट रख दीजिए। व्हाट हैपन इन द थ्री केस, तो थ्री केस में क्या होता है, डज द फ्लेम फ्लिक ऑफ, यानी कि जो कंपन होती है इसमें फ्लेम के अंदर, डज इट फ्लिक एंड गिव स्मोक, क्या स्मोक दिया इसमें से धुआं निकला, डज इट बर्न अनअफेक्टेड, क्या बिना अफेक्टेड से जल रही है। कैन यू इन्फर एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, तो इसमें क्या देख, तो ये नहीं होगी, ये सीधी डायरेक्ट ही बुझ जाएगी। ठीक है, देखो ये जल रही है, इसमें धुआं कंपन हुआ और धुआं निकला और ये सीधी बुझ गई। तो इससे क्या पता चलता है कि जो जल रही है इट्स मीन्स यहाँ पे इसमें क्या जा रही थी, एयर जा रही थी। तो यानी कि कोई भी पदार्थ सब्सटेंस जलता है तो किसकी प्रेजेंस में जलता है, हवा की प्रेजेंस में जलता है। ठीक है, क्योंकि वो जिसको हवा मिलेगी वो ही जलेगा। यहाँ पे इसमें हवा बिल्कुल जरा सी मामूली सी, इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं मिली। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी मिली तो उसमें इसको यहाँ पे इसने कंपन करके और इसमें धुआं निकल गया। तो वी फाइंड दैट द कंबेशन, तो हमने पाया कि जो कंबेशन के अंदर एयर इज द नेसेसरी, आवश्यक है हवा। द कैंडल बर्न फ्रीली इन द केस, कि जो कैंडल है फ्रीली, फर्स्ट जो केस ए में है उसमें व्हाट व्हेन एयर एंटर द चिमनी फ्रॉम ब्लो, इन केस बी व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम ब्लो द फ्लेम फ्लिकर एंड प्रोड्यूस स्मोक, यानी कि फर्स्ट में तो जो उसको एयर मिली तो चिमनी के अंदर भी जो कैंडल थी वो जलती रही। ठीक है, और जो सेकंड के अंदर डज नॉट एंटर द चिमनी, यानी कि नीचे से उसमें हवा नहीं गई तो जो फ्लेम है उसमें कंपन हुआ और प्रोड्यूस स्मोक, और उसमें क्या स्मोक प्रोड्यूस किया, यानी कि धुआं प्रोड्यूस किया। और सी केस में जो फ्लेम है वो फाइनली गोज ऑफ, यानी कि उसमें क्या हुआ, बंदी हो गई, यानी कि बुझ गई वो, बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि वहां पे हवा क्या थी, अवेलेबल नहीं थी। We
have read the sun produces its own heat and light. It also some kind of combustion. तो हमने पढ़ा है कि जो सन होता है, सूर्य होता है, वो भी हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। तो क्या ये भी एक कम्बेशन है? तो इन द सन यानी कि सूर्य में हीट और लाइट आर द प्रोड्यूस बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन। जो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और न्यूक्लियर रिएक्शन आप पढ़ोगे हायर क्लासेस के अंदर, ठीक। अब आपकी एक एक्टिविटी के अंदर बता रखा है इसमें कि प्लेस ए पीस ऑफ बर्निंग वुड चारकोल ऑन ए आयरन प्लेट और ए तवा, कवर इट विद ए, यानी कि एक पीस लो जलती हुई लकड़ी का या फिर आप चारकोल का, या ठीक है, और उसके एक आयरन प्लेट या तवे पर रख दो और इसको कवर कर दो एक ग्लास जार से, कांच के जार से, ठीक है। आप इसे थम्बलर से भी कवर कर सकते हो या फिर आप इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार भी रख सकते हो। आप ऑब्जर्व करो कि क्या होता है कि चारकोल जो है वो जल रहा है या जलना उसने बंद कर दिया, ठीक है, कुछ समय के बाद। तो कैन यू थिंक ऑफ द रीजन वाई इट स्टॉप बर्निंग? तो आप सोच सकते हो कि इसने जलना क्यों बंद कर दिया। तो you might have heard that when the cloth of person catch fire, the person is covered with a blanket. To extinguish fire, can you guess why? आपने देखा जब किसी आदमी के कपड़ों को आंच पकड़ लेती है तो आप उसको क्या करते हो? कंबल से, ब्लैंकेट होता है, कंबल से क्या करते हैं? कवर कर देते हैं, ढक देते हैं उसको, और फिर आंच क्या होती है? बुझ जाती है। तो यू कैन गैस वाई, तो ऐसा क्या क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? तो नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। आपने कुछ एक्सपीरियंस होंगे। डज ए मैस्टिक बर्न बाई इट सेल्फ? हाउ डज इट बर्न? कि जो मैस्टिक होती है, माचिस की तिल्ली होती है, क्या वो अपने आप जलती है? हाउ डज इट बर्न? वो कैसे जलती है? अब देखो इसके अंदर कम्बल क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि जो कंबल क्या करता है, जो हवा होती है ना, हवा में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो किसी भी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए। तो वो एयर को रोक देती है, ठीक है, यानी कि एयर को अंदर नहीं जाने देती। और एयर क्यों चाहिए? क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है। तो मेन रोल किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। तो उसे ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए, इसलिए उसको हवा चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन तो एयर के अंदर ही प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो इसलिए कम्बल उड़ा देते हैं, क्योंकि कम्बल से ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पाती, यानी कि हवा पास होनी बंद हो जाती है। You must have had a experience burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchstick is the brought near it? तो आपने जलते हुए यानी कागज़ के टुकड़े को भी एक्सपीरियंस किया होगा, देखा होगा, कागज़ का टुकड़ा भी जलाया होगा। यानी किसी मैचस्टिक के नज़दीक पास लेके आते हैं तो क्या होता है? कोई कागज़ का टुकड़ा आप जलती हुई तिल्ली के पास लाओगे तो क्या होगा? कैन यू बर्न ए पीस ऑफ द वुड बर्निंग ए लाइटेड मैचस्टिक नियर इट? तो कागज़ का टुकड़ा जलना स्टार्ट कर देगा, लेकिन क्या एक लकड़ी का टुकड़ा भी आप लेकर आओगे जलती हुई तिल्ली के पास तो क्या वो जलता है? वाई डू यू हैव टू यूज पेपर और कैरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल? हैव यू हियर ऑफ फॉरेस्ट फायर? तो आप देखते हो कि जो लकड़ी को जलाने के लिए मोस्टली हम क्या यूज करते हैं? कैरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल, ठीक है, या किसी कागज़ के टुकड़े का यूज करते हैं जलाने के लिए। उसी तरह से आपने फॉरेस्ट, जंगल में आग लगती है, उसके बारे में सुना होगा। तो डू दीज एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट द डिफरेंट टेम्परेचर? तो आपको पता है, अनुभव है कि जो डिफरेंट सब्सटेंस यानी कि अलग अलग पदार्थ जलने के लिए, इनकी आंच पकड़ने के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड एज इनिशियल टेम्परेचर, यानी कि जो लोवेस्ट यानी कि कम ताप पर एट विच ए सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो का आंच पकड़ लेता है वो क्या कहलाता है? इनिशियल टेम्परेचर कहलाता है, यानी कि जर्नल ताप कहलाता है उस सब्सटेंस का। तो कैन यू टेल नाउ व्हाई ए मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट ओन एट रूम टेम्परेचर? तो क्या आप बता सकते हो कि जो मैचस्टिक है वो अपने आप ही यानी कि रूम टेम्परेचर पर, यानी कि जो तापमान रूम टेम्परेचर में, जो सामान्य जो रूम के अंदर जो तापमान होता है उसमें आंच क्यों नहीं पकड़ती? कि वाई डज द मैचस्टिक स्टार्ट बर्निंग और रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स? तो मैचस्टिक यानी कि जो जलती है वो मैच बॉक्स के साइड में रब करने से ही क्यों जलती है? तो देखो जो मैचस्टिक होती है कि द हिस्ट्री ऑफ द मैचस्टिक इज वेरी ओल्ड, जो हिस्ट्री है मैचस्टिक की वो बहुत ही पुरानी है, कि जो 5000 से अधिक वर्ष पूर्व, कि more than 5000 years ago small piece of pine wood dipped in sulfur
were used matches in the ancient Egypt. The modern safety match was developed only about 200 years ago. कि जो 5000 से अधिक पूर्व प्राचीन जो मिस्र में जो गंधक में डुबोए गए पाइन वुड यानी कि चीड़ की लकड़ी के जो छोटे टुकड़े होते हैं वो माचिस की तरह ही उपयोग किए जाते थे। लेकिन जो आधुनिक समय में यानी कि माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। जो एंटीमनी यानी कि मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटाशियम chlorate and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of the match made of the suitable wood when struck against a rough surface। कि जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटाशियम क्लोराइड और श्वेत फॉस्फोरस का मिश्रण और कुछ गूंद और स्टार्च के साथ मिलाकर जो लकड़ी से बनी जो माचिस की तिल्ली के जो सिरे पर लगाया जाता था, जब इसे किसी खुरदरी सतह से अगर रगड़ा जाता था तो जो फ्रिक्शन से यानी कि जो घर्षण होता था तो हीट के कारण जो श्वेत फॉस्फोरस इसमें प्रज्वलित होता था। ठीक है, श्वेत जो इनकी व्हाइट फॉस्फोरस है गोट इग्निटेड ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्रिक्शन और दिस स्टार्ट द कंबशन ऑफ द मैच। However, the white phosphorus proved to the dangerous both for the worker involved in the manufacturing of the matches and for the user। और इससे जो माचिस के दिन प्रारंभ हो जाता था, परंतु जो व्हाइट फॉस्फोरस था मैच स्टिक वो उद्योगों में काम करने वाले वर्कर यानी कि जो लोग थे और माचिस का उपयोग करने वाले दोनों के लिए क्या हुआ, खतरनाक सिद्ध हुआ। ठीक है, यानी कि डेंजरस हुआ। These days, the head of the safety match contain only एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटाशियम क्लोरेट। लेकिन आजकल जो माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फेट और पोटाशियम क्लोरेट लगा होता है। द रबिंग सरफेस हैड पाउडर ग्लास एंड द लिटिल रेड फॉस्फोरस विच इज द मच लेस डेंजरस। ठीक है सर, जो रगड़ने वाली सतह पर यानी कि जो चूरने यानी कि जो कांच और थोड़ा सा लाल फॉस्फोरस जो लगाते हैं जो काम के लिए क्या होता है, खतरनाक कम होता है इसमें। तो जो माचिस की जो तिल्ली को यानी कि खुरदरी सतह पर जो रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फॉस्फोरस और जो व्हाइट फॉस्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। यह तुरंत माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगे पोटाशियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके हीट उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फेट का दहन प्रारंभ हो जाता है यानी कि स्टार्ट ऑफ कंबशन। Less dangerous when the match is struck against rubbing surface, some red phosphorus get converted into white phosphorus. This immediately react with potassium chlorate in the matchstick head to produce enough heat to ignite antimony trisulfide and start the combustion। ठीक है, ये था पूरा मैचस्टिक की हिस्ट्री की मैचस्टिक यानी कैसे जलती है। अब आता है वहन find that a combustible substance cannot fire and burn as long as its temperature is lower than its initial temperature। हमने पाया कि जब हमने पाया कि जब एक कंबस्टेबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर की आग नहीं पकड़ता यानी कि नहीं जलता एज ए लॉन्ग इस टेम्परेचर इज द लोअर देन इट्स इनिशियल टेम्परेचर, यानी कि जब तक उसका तापमान जो उसके इनिशियल तापमान से कम नहीं होता। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैच फायर व्हेन ए फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन ए बर्निंग स्टोव। आपने देखा है कि जो कुकिंग ऑयल जल्दी से आंच पकड़ लेता है जब उसको जो फ्राई पैन के अंदर लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रख देते हैं। लेकिन कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर, ये नहीं पकड़ते ऑन देयर ओन एट द रूम टेम्परेचर के ऊपर। बट लेकिन अगर इफ कैरोसिन ऑयल इज हीटेड लिटिल, लेकिन जो कैरोसिन ऑयल को थोड़ा सा भी गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, गर्म नहीं एक उष्मा देंगे, थोड़ी सी गर्माहट होगी तो इट विल कैच फायर, ये आंच पकड़ लेता है। बट इफ वुड इज हीटेड ए लिटिल इफ वुड स्टिल नॉट कैच फायर, लेकिन जो लकड़ी को थोड़ा सा गर्म करते हैं तो ये आंच नहीं पकड़ती। इसका मतलब क्या हुआ, जो इनिशियल टेम्परेचर होता है कैरोसिन ऑयल का इज लोअर देन दैट ऑफ द वुड, लकड़ी से कम होता है। डज इट मीन्स दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन द स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल, जो कैरोसिन ऑयल को रखते हुए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। द फॉलोइंग एक्टिविटी शो दैट द एसेंशियल फॉर द सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है जो जरूरी है
सब्सटेंस की यानी कि इनिशिएशन टेम्परेचर कैसे पहुंचता है। एक्टिविटी में क्या कर रखा है, एक पेपर फोल्ड करके उसके 2 कप बना रखे हैं, ठीक है। उसके अंदर एक में वाटर फिल कर रखा है 50 ml और सेकंड में कुछ भी नहीं कर रखा है, यानी कि मेक 2 पेपर कप बाय फोल्डिंग द शीट ऑफ पेपर, pour about 50 ml of water in one of the cup and heat both of cup separately with a candle। और दोनों को अलग अलग कैंडल पे दोनों को गर्म किया जाता है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे जो खाली है जिसमें पानी नहीं है वो क्या करेगा, जल जाएगा, जलना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जिसके अंदर वाटर है वो क्या करेगा, पेपर जलेगा नहीं, उसका पानी गर्म हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर। और ज्यादा देर तक अगर आप इसको रखोगे तो उसका पानी बॉयल भी करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उबलेगा वहां पे। तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, टेम्परेचर दिखा रखा है। तो व्हेन व्हाट हैपन टू द एम्प्टी पेपर, यानी कि एम्प्टी पेपर पे क्या होता है, व्हाट हैपन टू द पेपर कप विद द वाटर, डज वाटर इज दिस कप बिकम हॉट। तो क्या इसके पेपर का पानी क्या है, वो गर्म होता है। तो यस, वो गर्म होना स्टार्ट होगा। इफ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप, अगर हम लगातार जो कप को गर्म करेंगे तो वी कैन इवन बॉयल वाटर इज अ पेपर कप। तो वाटर क्या करेगा, बॉयल करेगा इसका हो पेपर कप का। तो कैन यू थिंक ऑफ द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना द हीट। तो आप इसको एक्सप्लेनेशन क्या आप सोच सकते हो इस फिनोमिना में, यानी कि इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है। तो द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज द ट्रांसफर टू द वाटर बाय द कंडक्शन। की जो हीट होती है वो सप्लाई हो रही है पेपर कप से, ट्रांसफर हो रही है वाटर के अंदर बाय कंडक्शन, यानी कि कंडक्शन के थ्रू। सो इट इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसलिए वाटर के प्रेजेंस में द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच, जो उसका ताप है वो पेपर तक नहीं पहुंच रहा। हैंस इट डज नॉट बर्न, इसलिए वह नहीं जलता। द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इनिशियल टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच द फायर विद ए फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। यानी कि जो सब्सटेंस, जिन सब्सटेंसेज का, जिन पदार्थ का बहुत ही कम इनिशिएशन टेम्परेचर तापमान है, वो आसानी से आंच पकड़ लेते हैं विद ए फ्लेम, एक फ्लेम के साथ, यानी कि ज्वाला के साथ। तो वो क्या कहलाते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहलाते हैं, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल हो गया, एल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी एक्सेट्रा। तो कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। तो इसके अलावा क्या आप और दूसरी लिस्ट बना सकते हो, इससे ज्यादा जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हाउ डू वी कंट्रोल फायर। तो हम यानी कि जलती हुई हम आग को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल, नियंत्रण, फायर मीन्स आग। तो देखो आपने, यू मस्ट हैव सीन ए हियर ऑफ द फायर ब्रेकिंग आउट इन द होम, शॉप एंड फैक्ट्री, ठीक है। तो आपने घरों में, दुकानों में, कारखानों में जो आग लगते हुए देखा और सुना भी होगा, ठीक। यदि आपने इस प्रकार की कोई भी एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना देखी है तो राइट ए शॉर्ट, तो एक संक्षिप्त लिखिए डिस्क्रिप्शन इन यूर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। आल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद यूर क्लासमेट, और उसके साथ ही अपने कक्षा के साथियों के साथ इसे बांटिए, ठीक है। इसमें बता रहा कि फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन यूर एरिया। आपने क्षेत्र में यानी कि अग्नि सेवा में टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपको या आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले आप किसे इन्फॉर्म करेंगे, फायर सर्विस को कॉल करेंगे, ओके। और यह इट इज द इम्पोर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नोज द टेलीफोन नंबर ऑफ फायर सर्विस। ये जरूरी है कि हम सबको जो फायर सर्विस के टेलीफोन नंबर की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे देखो ये फायर मैन एग्जिस्टाइज द फायर बाय द थ्रोविंग वाटर अंडर प्रेशर, ठीक है। ये वाटर फुल प्रेशर के साथ डाल के आग के ऊपर आग बुझा रहा है। यहाँ पे फायरमैन है, ये डायग्राम में दिखा रखा है। तो डज यूर सिटी टाउन हैव ए फायर ब्रिगेड स्टेशन। तो क्या आपके सिटी टाउन में फायर ब्रिगेड स्टेशन है। तो व्हेन ए फायर ब्रिगेड आ रहा है, जब एक फायर ब्रिगेड आता है तो क्या करता है कि फायर ब्रिगेड आती है तो क्या करती है, वह आग पर पानी डालती है कि इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, ठीक है। वाटर cool the combustible material so that its temperature is below its initiation temperature. This prevents the fire from spreading. Water vapor also surrounds the combustible material, helping in cutting off the supply of air, so the fire is the extinguished. इसमें क्या है कि जब
फायर ब्रिगेड यानी कि आती है तो आपको पता है कि पानी डालती है, ठीक है, आग के ऊपर। तो जब ज्वलनशील पदार्थ यानी कंबिस्टेबल जो सब्सटेंस होते हैं उसको ठंडा करती है, जिसमें उनका जो तापमान होता है यानी कि टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसा करने से जो आग का यानी कि स्प्रेडिंग होता है यानी कि फैलना बंद हो जाता है, और जो वेपोराइज होते हैं पानी के वो ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेते हैं, जिससे जो एयर की जो सप्लाई होती है वो बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। तो आपने पढ़ा है कि जो आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती है, और आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं, ठीक है। तो यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। तो कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट। फर्स्ट यानी कि दीज आर फ्यूल यानी कि ईंधन, सेकंड एयर हवा, टू सप्लाई ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन सप्लाई करती है, एंड हीट ऊष्मा टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इनिशियल टेम्परेचर। Fire can control by the removing one or more this requirement. The job of a fire extinguishers is to cut off the supply of air or to bring down the temperature of the fuel or both. Notice that the fuel is most case cannot be eliminated. ठीक है, कि इनमें से एक या अधिक आवश्यकता को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि जो आग बुझाने वाला होता है, जो फायर मैन होता है, उसके अंदर आग बुझाने वाले का कार्य जो करता है, तो आग बुझाने वाले का कार्य क्या होता है, वायु का जो सप्लाई को काटना और ईंधन का ताप कम करना, ये दोनों ही होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, जो अधिकांश स्थिति में जो फ्यूल को हटाया तो नहीं जा सकता, ठीक है, यानी कि ज़्यादा फ्यूल होगा। तो एग्जाम्पल के लिए यदि किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो जो कंप्लीट बिल्डिंग यानी कि पूरी बिल्डिंग ही क्या होती है, वो एक फ्यूल होता है, ठीक। इसमें संपूर्ण जो बिल्डिंग है वो क्या है कि फ्यूल है। तो फॉर इंस्टेंस ए बिल्डिंग कैच फायर, तो होल बिल्डिंग इज ए फ्यूल, की पूरी बिल्डिंग ही ईंधन होगी। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ कंबेशन, ईंधन दहन के प्रकार। Bring a burning matchstick or a gas lighter near a gas stove in a kitchen. Turn on the knob of the gas stove. What do you observe? देखिए, जलती हुई मैचस्टिक यानी माचिस की तिल्ली या गैस लाइटर को आप रसोई में जो गैस स्टोव है उसके निकट लाइए। तो गैस स्टोव की जो नोब है यानी कि घुंडी को घुमाकर जैसे ही गैस चालू आप कर दीजिए, तो आप क्या देखते हैं, हम पाते हैं कि वी फाइंड दैट द गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। जो गैस है वो जल्दी से जलना स्टार्ट कर देता है और हीट और ऊष्मा उत्पन्न करता है। सच कंबेशन इज नोन एज द रैपिड कंबेशन। यह कंबेशन क्या कहलाता है, रैपिड कंबेशन कहलाता है। और देयर आर द सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। और फॉस्फोरस जैसे कुछ पदार्थ होते हैं जो कमरे के ताप पर भी वायु में जल उठते हैं यानी कि जल जाते हैं। द टाइप ऑफ कंबेशन इन विच ए मटेरियल सडनली बर्न into flame without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion। इस प्रकार का जो कंबेशन होता है यानी कि जिसमें जो सब्सटेंस बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के सडनली लपेटों के साथ जल उठता है, वो क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस कंबेशन कहलाता है, यानी कि स्वतः दहन कहलाएगा, यानी कि स्वयं ही जलता है, उसको स्वतः कहलाता है। We generally have fireworker on festival day when a cracker यानी कि ignited। हम जनरली जो फायर वर्कर यानी कि फेस्टिवल डे, त्योहारों के ऊपर जो फेस्टिवल का दिन होता है, टाइम होता है त्योहारों पर, अक्सर आतिशबाजी करते हैं, ठीक है। फायर वर्कर यानी कि पटाखों से चलाते, जो पटाखों का काम करते हैं उसे आतिशबाजी कहते हैं, जलाते हैं। तो एक अचानक से जब यानी पटाखे जलाते हैं, व्हेन क्रैकर इज इग्नाइटेड, ए सडन रिएक्शन यानी कि अचानक से रिएक्शन टेक प्लेस होती है विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड, ऊष्मा प्रकाश और ध्वनि के साथ। तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज
लिबरेटेड और एक लार्ज अमाउंट के साथ जो गैस बनती है इस रिएक्शन में, सच एज द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन, वह रिएक्शन कहलाती है एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट। तो एक्सप्लोजन कैन आल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर, और एक्सप्लोजन जो विस्फोट है अगर पटाखों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तब भी हो सकता है, ठीक है, विस्फोट। नेक्स्ट आता है फ्लेम। फ्लेम मीन्स होता है ज्वाला। ऑब्जर्व द एलपीजी फ्लेम, जो एलपीजी फ्लेम होती है उसको ऑब्जर्व करो। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, तो क्या आप उसका कलर बता सकते हो। और व्हाट इज द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम, और मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है। तो क्लास 7th में जो मैग्नीशियम रिबन को जलाने में आपने एक्सपीरियंस को याद करिए। यदि आपको जो टेबल 6.2 की जो वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप इन्हें जला सकते हो, ठीक है। ये दे रखी है इसके अंदर कैंडल, मैग्नीशियम, कैंपर, केरोसिन स्टोव और चारकोल। तो इसका जला के आप इसमें एक रिकॉर्ड में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जलने पर कौन तो फ्लेम प्रोड्यूस करता है, यानी किस में फ्लेम बनती है, और डज नॉट फ्लेम, और किस में फ्लेम नहीं बनती, यानी कि कौन ज्वाला देता है और कौन ज्वाला नहीं दे सकता, वो आप इस टेबल में यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है, स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम, यानी कि फ्लेम की संरचना की। स्ट्रक्चर मीन्स होता है संरचना, फ्लेम ज्वाला यानी कि ज्वाला की संरचना। तो लाइट ए कैंडल, होल्ड ए 4-5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब विद ए पेयर ऑफ टंग एंड इंट्रोड्यूस इट वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ ए नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम, जैसा कि फिगर के अंदर यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। इसमें तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक मोमबत्ती को जलाना है, कि एक मोमबत्ती को जलाइए। अभी कांच की नली को एक संडासी से पकड़कर, और इसका एक सिरा आपको मोमबत्ती की जो जलती हुई जो ज्वाला है यहाँ पर इसके अंदर जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, ज्वाला के जो अदीप क्षेत्र यानी कि जोन के अंदर जो इसका जोन है ये बीच वाला, यहाँ पर ले जाइए, इसमें प्रवेश कर दीजिए। और जो कांच की नली के जो दूसरे सिरे के निकट आपको एक जलती हुई मैस्टिक यानी कि तिल्ली लेके जानी है माचिस की। क्या वहाँ ज्वाला उत्पन्न होती है, यदि ऐसा है तो वहाँ क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है। आपको देखना है कि यहाँ पर ज्वाला उत्पन्न हो रही है, आप लेके गए तो क्या यहाँ पर भी ज्वाला उत्पन्न हो रही है, ऐसा क्या है इसमें ज्वाला उत्पन्न हो रही है। और जो कैंडल जल रही है वो भी जल ही रही है, तो इसमें तो ज्वाला उत्पन्न हो ही रही है, कर रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि जो गर्म मोमबत्ती के पास का मोम है वो जल्द पिघल जाता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि जल्दी से वो पिघल जाता है, यानी कि मेल्ट हो जाता है। तो ब्रिंग ए लाइटेड मैस्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, डू यू सी ए फ्लेम कैच एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर ए वाइल? If so, what is it that produce a flame? Notice that the wax near the heated wick melt quickly. Wax means होता है मोम, ठीक है। The substances which vaporize during burning, यानी कि जो सब्सटेंस ड्यूरिंग बर्निंग, बर्निंग मीन्स जलना, यानी कि जलते समय वेपोराइज होते हैं, वाष्पित होते हैं, गिव फ्लेम, वो क्या करते हैं, ज्वाला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कैरोसिन ऑयल एंड मोल्टेज वैक्स राइज थ्रू द wick and vaporize during burning and form flame, ठीक है, कि जलते हैं तो उसमें वेपोराइज करते हैं और वो क्या करते हैं, फ्लेम देते हैं। चारकोल ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो चारकोल है डज नॉट वेपोराइज, वेपोराइज नहीं करता, एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस ए फ्लेम, और जो फ्लेम भी नहीं देते, यानी ज्वाला भी नहीं देता। आपने एक्टिविटी 6.5 में देखा होगा, कुड द वेपोराइज ऑफ द वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी द कॉज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस, कि उसे संडासी से लगभग 10 सेकंड तक पकड़े रखिए, फिर उसे कुड द वेपोर ऑफ द वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास, कि जो वेपोर है वैक्स का, वेपोर होने पर जो वैक्स होता है ग्लास ट्यूब से यानी कि बाहर आने लगता है, काज द फ्लेम प्रोड्यूस, यानी कि जब उसमें फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ज्वाला होती है। तो अब व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टडी, जब यह मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर होती है तो इंट्रोड्यूस ए क्लीन ग्लास प्लेट स्लाइड इनटू ए ल्यूमिनस जोन ऑन द फ्लेम, तो फ्लेम हो रही है, जैसे फ्लेम दिखा रखी है, तो इसके ऊपर कोई भी कांच की प्लेट या स्लाइड या ल्यूमिनस
जोन के ऊपर, इसके ऊपर आप इस तरह से रखिए। ठीक, तो होल्ड इज दैट विद ए पेयर ऑफ टंग फॉर द 10 सेकेंड, और आप इसे 10 सेकेंड तक ऐसे ही पकड़े रखिए किसी संडासी वगैरह से, जैसे यहाँ पे पकड़ रखी है। देन द रिमूव इट, अब आप इसको हटा लीजिए। यहाँ पे जैसे हटा लिया तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे क्या है, एक ब्लैकिश रिंग बन गई। ठीक है, जो रिंग बन गई तो ये क्या है, यहाँ पर जो अनबर्न कार्बन के पार्टिकल है, ये सारे जो ब्लैकिश रिंग है यहाँ पे वो पार्टिकल है जो जले नहीं, तो ये कार्बन पार्टिकल है अनबर्न, जो डिपोजिट हो गई यहाँ पे इसकी लुमिनस जोन की फ्लेम से। ठीक है, तो सर्कल ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट स्लाइड, इट इंडिकेट द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, जो ल्यूमिनस जोन की फ्लेम में प्रेजेंट थी ज्वाला में। अब नेक्स्ट, होल्ड ए थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड। अब एक थिन लॉन्ग कॉपर की वायर लीजिए और इसे पकड़िए, और पकड़ के इसको 30 सेकेंड तक ज्वाला पर रखिए। जो नॉन ल्यूमिनस जोन्स है उसमें फ्लेम को आप उस फ्लेम में 30 सेकेंड तक पकड़ के रखिए। तो नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर, अब जो कॉपर वायर का जो पोर्शन है जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट रोड हेड, उसको नोटिस करो कि वो रेड हॉट, क्यों लाल गर्म हो जाता है। डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम हैज ए हाई टेम्परेचर, इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट, कि जो ज्वाला के जो अदीप क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है, तो वास्तव में जो फ्लेम का यह भाग यानी कि पार्ट है वो सबसे अधिक गर्म है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे ये कैंडल का डायग्राम दिखा रखा है, तो कैंडल के डायग्राम में इसके जो फ्लेम है यानी कि डिफरेंट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम, जो कैंडल फ्लेम के डिफरेंट जोन दिखा रखे, शो कर रखे हैं यहाँ पे। तो जो रेडेस्ट है यानी कि हॉटेस्ट पार्ट है यहाँ पे, ये आउटर पार्ट यानी कि हॉटेस्ट है। आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबेशन है कि जो ब्लू कलर का होता है वो आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबेशन कहलाता है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर की जो दिखा रखी है आपके जो हल्की सी ये, और जो मिडिल जोन है वो कैसा होगा, येलो कलर का होगा, और जो मॉडरेटरी ये हॉट होगा येलो से जो ऊपर, और लिस्ट हॉट जो सबसे इनर पार्ट होगा इसके अंदर, यहाँ पे ये लिस्ट ये सबसे ज्यादा इसमें गर्म, और वैक्स ये कैंडल का वैक्स है, और इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न वैक्स वेपर ब्लैक, जो ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, इसके अंदर वो इनर मोस्ट जोन है जो अनबर्न वैक्स वेपर, जो नहीं चले वैक्स के वेपर। नेक्स्ट है गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम विद ए मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। वाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, कि जो सोने और चांदी को पिघलाने के लिए जो गोल्डस्मिथ होता है, गोल्डस्मिथ होता है सुनार धातु, यानी कि जो सुनार धातु की फूकने से ज्वाला के जो फ्लेम है उसके यानी कि सबसे भारी भाग को उस पर फूकते हैं। ठीक है, वे ज्वाला के यानी जो फ्लेम के सबसे भारी भाग का ही उपयोग क्यों करते हैं, यह डायग्राम में दिखा रखा है। इसके अंदर जो सबसे बाहरी जो भारी भाग है यानी कि आउटर जोन होता है, इसका यूज करते हैं सुनार वगैरह कुछ भी बनाते हैं, तो इसके अंदर आउटर जोन में यानी कि ऊपर बिल्कुल ऐसा करते हैं, जैसे हम कई बार करते हैं जलाते हैं तो अंदर की साइड बिल्कुल दे देते हैं, उसको ऊपर ऐसे हल्का सा करके और फिर इसके अंदर यहाँ पे ऐसे फूकते हैं, जैसे डायग्राम में दिखा रखा। तो ऐसा ही क्यों करते हैं। अब जो ईंधन क्या है, ठीक है, तो वो ऐसे क्यों करते हैं कि कंबेशन के जो इनकी जोन क्या हो, जैसे हमने एक्सपीरियंस में देखा ना पीछे डायग्राम में हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर दिखा रखा है, उसके अकॉर्डिंग वो भी कि ऐसा ही करते हैं कि जो आउटर जोन होता है वो कंप्लीट कंबेशन होता है। ठीक है, पूरी तरह से जलता है, जो ब्लू कलर का होता है, और हॉटेस्ट पार्ट होता है अंदर यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद जो हॉटेस्ट पार्ट आता है। अब नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज ए फ्यूल, कि जो ईंधन क्या है। तो रिकॉल द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्री पर्पज आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल। याद करिएगी जो घरेलू और औद्योगिक उपयोगों के संबंधित जो उष्मा ऊर्जा के जो प्रमुख स्रोत है, यानी कि लकड़ी होगी, कास्ट कोयला हो गया, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि, ये सब है। तो ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, द गुड फ्यूल इज वन विच इज
readily available, it is cheap, it burn easily in air at a moderate rate, it produce a large amount of heat, it does not leave behind any undesirable substance। अच्छा ईंधन वह है जो इजीली से यानी कि उपलब्ध हो जाता है और क्या हो, चीप हो यानी कि सस्ता हो, और वायु के सामान्य यानी कि एयर में सामान्य से सुगलता पूर्वक बर्न हो जाए यानी कि जल जाए। यह अधिक मात्रा में हीट उत्पन्न करता है और जलने के उपरांत कोई भी अवांछित पदार्थ नहीं छोड़ता। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, एक अच्छा ईंधन कहलाता है। देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी considered as an ideal fuel. We should look for a fuel which fulfill most of the requirement for a particular usage। यानी कि संभवतः ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है, यानी कि नो फ्यूल, कोई ऐसा ईंधन नहीं है कोई भी कि जिसमें एक आदर्श ईंधन हम मान सके, यानी जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो। तो फ्यूल डिफर इन देयर कॉस्ट, सम फ्यूल आर चीपर देन अदर। जो ईंधन के मूल्यों में विभिन्नता होती है, कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। तो मेक ए लिस्ट ऑफ द फ्यूल फैमिलियर टू यू, ग्रुप दैम ए सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो जिन ईंधनों से आप यानी कि जो परिचित हैं उनकी एक सूची बनाइए जिसमें ठोस, द्रव और गैस ईंधनों का वर्गीकृत किया गया हो। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे एक टेबल दे रखी है इसके अंदर। तो टाइप ऑफ द फ्यूल आप इसमें लिख सकते हो, जैसे सॉलिड फ्यूल, सॉलिड कौन सा हो गया, कोल, एक एग्जाम्पल दे रखा। दूसरा आप वुड लिख सकते हो और थर्ड इसमें आप काउ डंग लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि गोबर। और लिक्विड फ्यूल के अंदर कैरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल एंड डीजल, और गैसियस फ्यूल के अंदर एलपीजी एंड बायोगैस यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये थोड़ी सी बुक यहाँ पे फ्रेंड्स फट गई है, इसलिए आपको भी थोड़ी दिक्कत हो रही होगी पढ़ने में। नेक्स्ट आता है फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि ईंधन दक्षता। ठीक है, फ्यूल की एफिशिएंसी। तो सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल ए गैस क्वांटिटी of water using asked to boil a given quantity of water using cow dung, coal and LPG's gas, which fuel would you prefer। ठीक है, कि यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के जो उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा में उबाले तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे। ठीक है, और इसका कारण भी बताइए। तो आप अपने जो पेरेंट्स की इसमें हेल्प ले सकते हैं, यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं इसमें करने के लिए। ऐसे तो क्या ये जो फ्यूल होते हैं बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो यू में टेक हेल्प ऑफ यूर पेरेंट्स, डू दीज थ्री फ्यूल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called calorific value। क्लोरोफिक वैल्यू क्या होती है, यानी कि किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ठीक है, कि द अमाउंट ऑफ हीट energy produced on complete combustion 1 kg of a fuel is called calorific value, or the calorific value of a fuel is expressed in a unit called kilojoule per kg। और जो क्लोरोफिक वैल्यू होती है ईंधन के जो ऊष्मीय मान की, वो किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल आर गिवन। तो यहाँ पे कुछ फ्यूल की दे रखी है, जैसे काउ डंग हो गया, वुड, कोल। तो क्लोरोफिक वैल्यू है 6000 to 8000 किलो जूल पर केजी। ठीक है, ये किलो जूल है और ये पर किलोग्राम यानी कि केजी किलोग्राम में। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड टू हार्मफुल प्रोड्यूस।
प्रोडक्ट्स, यानी कि ईंधन के दहन से जो हानिकारक उत्पादन प्राप्त होते हैं। तो द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। फर्स्ट जैसे कि लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। तो कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल, और दीज फाइन particles are dangerous pollution called the respiratory disease such as asthma, ठीक। सेकंड, इनकम्प्लीट combustion of these fuel give कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और जो इनकम्प्लीट कम्बेशन होते हैं, जो पूरी तरह से नहीं जलते, वो फ्यूल क्या देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देते हैं। इट इज ए वेरी पॉइजनस गैस, जो बहुत ही जहरीली गैस होती है। इट इज डेंजरस टू बर्न कोयल इन ए क्लोज रूम, जैसे बंद कमरे में कोयले का जलना, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग एट द रूम। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक कमरे में सोते हुए, यानी कि सोते हुए इंसान को मार भी सकती है। इसीलिए हमें कहते हैं कि जब रूम में सोते हैं तो सोते वक्त यानी कि अंगीठी वगैरह जलाकर नहीं सोना चाहिए। तो कंबेशन ऑफ द मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एनवायरमेंट, जो कंबेशन होते हैं मोस्ट फ्यूल ईंधन के, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट के अंदर, यानी कि कोई भी चीज जलती है तो। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग, और बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है उससे, ठीक है, यानी कि विषम उष्ण ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि जो पृथ्वी के वातावरण से जो तापमान की वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है, और जो अन्य बातों के साथ साथ इसमें जो हिमनद यानी कि पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र में जो वाटर का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, और जो तटीय क्षेत्र में फ्लडिंग यानी कि बाढ़ आ जाती है। ऐसा भी संभव है कि जो निचले स्तर वाले जो तटीय क्षेत्र है वो स्थायी रूप से जल मगन हो जाते हैं, ठीक है, सबमर्ज अंडर वाटर। फोर्थ आता है बर्निंग ऑफ द कोल एंड द डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जो कोयला और डीजल जब जलते हैं तो वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। इट इज ए एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस, वो क्या है, अत्यंत यानी कि दमघोटू और संक्षारक गैस है। मोरएवर इसके अलावा पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जो पेट्रोल जलाते हैं यानी कि पेट्रोल इंजन में यूज करते हैं तो वो ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस देते हैं। तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड, जो ऑक्साइड और सल्फर जो नाइट्रोजन डिजोल्व हो जाते हैं रेन वाटर के अंदर कि बारिश के पानी में, और फिर क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, और इसी एसिड को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन, ठीक है, और सच रेन इज कॉल्ड द एसिड रेन। और फिर जो एसिड वाले जो पानी होता है यानी कि रेन होती है तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं। इट इज वेरी हार्मफुल ऑफ फॉर क्रॉप बिल्डिंग एंड सॉइल, जो बहुत ही हानिकारक है फसलों के लिए, बिल्डिंग के लिए और मिट्टी के लिए। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट क्लास 7, तो आप इसमें 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। द यूज ऑफ द डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज बीइंग रिप्लेस बाय सीएनजी, जो सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर अब सीएनजी गैस ले रही है। क्यों ले रही है, बिकॉज सीएनजी produces the harmful product in very small amount. CNG is a cleaner fuel, क्योंकि जो CNG है, CNG सल्फर यानी नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, और जो CNG है वो एक अच्छा ईंधन है, क्योंकि जो हार्मफुल जो हानिकारक प्रोडक्ट है वो क्या है, सल्फर और नाइट्रोजन है, जो CNG नहीं करती, ठीक है, इसलिए इसका यूज करते हैं। कि CNG एक क्या है, क्लीनर फ्यूल है सभी फ्यूलों के अंदर, ठीक है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। अब हम करते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में हमारा फर्स्ट आता है एसिड रेन, एसिड रेन की अमल वर्षा, कैलोरीफिक वैल्यू उष्मीयमान, कंबेशन दहन, डिफोरेशन वनोन्मूलन, एक्सप्लोजन विस्फोट, फ्लेम ज्वाला, और फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक, फ्यूल ईंधन, फ्यूल एफिशिएंसी ईंधन दक्षता, और ग्लोबल वार्मिंग विषम उष्ण, आइडियल फ्यूल आदर्श ईंधन, इनिशियल टेम्परेचर ज्वलन ताप, और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस ज्वलनशील पदार्थ,
ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।